वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी चीज़ें बताई जाती है उसमें बेहतर तरीके से फॉलोअप कर रहे होंगे। आज 2 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के जो संस्करण, राष्ट्रीय संस्करण किया जाता है, उसमें आप लोगों को पीटी, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ है जो आपको यूपीएससी और पीसीएस स्तर के मेंस और इंटरव्यू में कवर करेगा। साथ ही साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट के होते हैं उसमें पीटी ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूं, तो कुछ खुशी के पल हैं साथ में। जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है, मेंस का। साथ ही साथ आपको बीपीएससी पीटी का भी एग्ज़ाम हुआ, यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम चल रहा है, छत्तीसगढ़ का भी इंटरव्यू चल रहा है, हुआ है हाल ही में। तो इसके सकारात्मक प्रभाव हमें हमारे दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से देखने को मिला है। ग्रुप में आप लोगों को शेयर किया गया है, सब चीज़ें आप लोग आज भी शेयर किया गया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कितना उपयोगी आप लोगों के लिए दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस लेकर आया है। वो मेंस हो, पीटी हो या लास्ट जो आवर इंटरव्यू में, बहुत ही आप लोगों के लिए की पॉइंट के रूप में उपयोग होगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चीज़ को नहीं समझे हैं, तो इस चीज़ को समझिए। अगर आप इस सेगमेंट पर अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट 50% प्लस आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन 50% प्लस मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने का उम्मीद बढ़ जाएगा। क्योंकि इस प्रकार फॉर्मेट से ये की जा रही है बहुत ही बेहतर तरीके से। सभी लोग जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने एस्पिरेंट हैं, वो जानते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। जो एग्ज़ाम में देख रहे हैं इसका प्रभाव, जो एग्ज़ाम में जो पीटी, बीपीएससी के पीटी अभी दिए होंगे 30 को, तो आप लोग डायरेक्ट प्रश्न देखे होंगे। 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिल गया होगा, प्लस इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन के आसपास इस तरह देखने को मिला होगा। और जो टेस्ट सीरीज़ लिया गया उसमें आपको कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर टैली किया है। टेस्ट सीरीज़ जो डायरेक्ट होता है टेस्ट सीरीज के अनुसार, तो आप देखेंगे इस प्रकार से 100 प्लस क्वेश्चन ऐसा है जो आपको युक्ति आईएएस के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा हो किसी भी स्तर का, वहाँ पर देखने को मिला। यूपीएससी में आपको भी क्वेश्चन टैली किया है, मेंस में उसके टॉपिक टैली किए हैं। तो देखिए होता क्या है कि आप लोग बस ये समझ के चलिए कि आपकी जो तैयारी का जो रास्ता है सही ट्रैक पर चल रहा है। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं, अपनी खुद की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका ट्रैक क्या सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसका जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट आपको निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं एक धर्मेंद्र जी का चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। ये मुंबई में अभी पोस्टेड है पुलिस विभाग में, बिहार के ही हैं वो, पर मुंबई में पोस्टेड है। तो देखिए उनका रिजल्ट लगभग 2-3 बार जो दे रहे थे तो कुछ अंकों से छूट जा रहा था। मान लीजिए 105 कटअप, 108 कटअप गया तो उनका कटअप आ रहा था 101 या 99 इस तरह आ रहा था। तो वो हमेशा बाउंड्री पर रह जाते थे और वो जॉब में रहते हुए भी तैयारी कर रहे थे। तो ये कि उनके समस्या ये भी थी। पर इनका इस बार लगभग ये 117 प्लस उनका रिज़ल्ट इस बार पीटी में हो रहा है, बीपीएससी की पीटी में। तो समझ सकते हैं कि जो सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ाकर जो चीज़ें की जा रही है युक्ति आईएएस पर, तो आप लोग को इसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा होगा। जो भी हमारे स्टूडेंट अभी नए नए जुड़े उनको भी यह एहसास हो रहा होगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। हम लोग उस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये चीज़ आप लोग का आज से आपको ऐप पर इसका की नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग नहीं एडमिशन लिए हैं ज़रूर ले लीजिए, बहुत कम फी रखा गया है, लिमिटेड समय के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट हैं ज़रूर इसे परचेज कर लीजिएगा। बहुत कम मात्रा है, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी रहेगी केवल 199 में, या फिर पुनः मोडिफाइड हो सकता है इसका रेट। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर, जितने लोग हैं ज़रूर जल्द से जल्द इसे परचेज कर लीजिएगा। ऐप पर अवेलेबल होगा, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस 2022-23 के नाम से होगा, तो इसे ज़रूर। और लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स,
कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग उसे ज़रूर लिंक से, जो भी टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ से जुड़िए, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी ग्रुप बना हुआ है सभी से आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई क्यूरी है, कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर पर आपको कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पहले कॉल कर लीजिएगा, ताकि सभी लोग व्यस्तता जब होंगे तो फ्री होकर पुनः आपको कॉल कर लेंगे। तो आप लोग इसे समझिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोग समझिएगा। और देखिए, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस मेरा छूट जाएगा, या तो फिर मैं कैसे करूँगा, ये सब प्रश्न जो आप लोगों को निरंतर आ रहे होंगे। तो युक्ति आईएएस पर आप आए हैं, अमर सर से जुड़े हुए हैं, अमर अरविंद सर से, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि मैं उन सभी सेलेक्टिव टॉपिक को कवर कर दूंगा आपके एग्ज़ाम तक, जो एग्ज़ाम में आपको आएंगे। मैं एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा बर्डन वाला वर्क नहीं कराता हूं कि ये भी पढ़ लीजिए, सभी टॉपिक पढ़ लीजिए, सभी चीज़ों को कवर कर लीजिए। आप निश्चित होकर तैयारी कीजिए, बस विश्वास रखिए, सब्र बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। बस शर्त यह है कि जितना मेहनत मेरे द्वारा किया जाता है उससे कहीं 10 टाइम मेहनत आप लोग को करना होगा खुद में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में लास्ट में आपको ही बैठना है। मैं आपको थाली में सारी चीज़ परोस के दे दूंगा, बस आपको उसको कलेक्ट करना है कि कितने बेहतर तरीके। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 2 ही आइटम सेलेक्ट करके एग्ज़ाम में अपेयर हो पाता है, कोई पूरा आइटम ही सेलेक्ट कर लेगा। यह डिसाइड केवल आप ही लोग कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम पास करने का, एग्ज़ाम क्लियर करने का आइटम है, आपको थाली में परोस कर मैं आप लोगों को, हमारी टीम आप लोगों को दे देगी। बस आप लोग पर डिपेंड करता है क्या करिएगा। चलिए अब हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कभी फिर फुर्सत मिलेगा तो दिल की बात, मन की बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यह न्यूज़ जो आया है आपके यूपीएससी के पेपर 3 सूचना प्रौद्योगिकी और स्वदेशी उपकरण जो भी कार्य और दिशा हो रहा है, उसके संबंध में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे जीएस पेपर 3 में कवर कीजिएगा। उसके टॉपिक में ये न्यूज़ कवर होगा 5G। और जो पीसीएस दे रहे हैं, पीसीएस को भी स्टूडेंट दे रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, हरियाणा, और भी हिंदी स्टेट है, राजस्थान है, उत्तराखंड है। तो जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, हिंदी स्टेट पीसीएस, वो अपने जीएस, एक सेकेंड, जीएस का जो पेपर होगा, जिसमें आपको सूचना प्रौद्योगिकी और स्वदेशी उपकरण का टॉपिक नज़र आएगा, वहाँ से ये न्यूज़ आप लोग टैली करिएगा, आगे इस पर न्यूज़ कवर कीजिए। देखिए यहाँ पर न्यूज़ क्या है, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग की नोट्स पर बात करेंगे। इंडिया मोबाइल जो कांग्रेस आयोजित हो रहा है, 2022 में 5G सेवा का आरंभ किया गया, और अभी देश में कुछ चुने शहरों में यह उपलब्ध होगी और जल्द ही पूरे देश में यह लागू हो जाएगा। तो भारत, पहले तो ये कहाँ, किस अवसर पर लॉन्च किया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। पीटी में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पीसीएस, यूपीएससी सभी जगह इस प्रकार के कोटेशन देकर प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसे पहले पीटी ओरिएंट देख लीजिएगा। दूरसंचार कंपनी जो भारत एयरटेल है, भारतीय एयरटेल है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एयरटेल भी हम लोग बोलते हैं, फिलहाल यह सेवा आरंभ की है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी समेत 8 शहरों में, याद रखिएगा। तो आप लोगों से पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब शुरुआत की गई थी तो कितने शहरों में शुरुआत इसकी की गई थी, तो कुल 8 शहरों में। तो इस प्रकार के पीटी फैक्ट नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हाल ही में आप लोगों को पूछा गया था G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत सा डाटा आप लोगों को पेपर से ही देखने को मिल जाएगा, और आप लोग एनालिसिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ है, ताकि हम लोग भी इंटरनल मोटिवेशन हम लोग को मिले। साथ ही साथ कुछ गलतियां आप लोगों में रह जाती उसको हम लोग नोटिफाई कर सके, ताकि आप में वो डायरेक्ट हम लोग उसे 2 वे कम्युनिकेशन बनाकर उसे समाप्त कर सके, ताकि आप में इम्प्रूवमेंट हो और आपका रिजल्ट आए। तो ज़रूर है, कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को डायरेक्ट 2 वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था दी गई है, तो इसका लाभ ज़रूर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसे,
लाभ इसका ज़रूर लीजिए, क्योंकि यह आपके ही हित में है। तो अगर जिन स्टूडेंटों को लगता है कि मुझे यह सही है तो ज़रूर वो लेंगे, नहीं तो अन्यथा समुद्र तो बहुत बड़ा, समुद्र बहुत बड़ा है, वहाँ मोतियाँ भी बहुत हैं, बस समझने के देर है। जब समय निकल जाएगा तो समझ में आएगा चीज़ें, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, मेंस ओरिएंट यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है इस लाइन को, इस कोटेशन को ध्यान में रखकर। जैसे पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा कहा गया। एक सेकंड में थोड़ा सा इसे चेंज कर दूं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से नज़र आए। तो क्या कहा गया है, भारत सरकार जो डिजिटल इंडिया का संकल्प उपक्रम की लागत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डाटा लागत एवं डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण पर 4 स्तंभों पर आधारित है। तो इसमें 5G सेवा किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है, या तो सिंपल फॉर्मेट में यह भी प्रश्न पूछ सकता है, 5G सेवा आने के बाद भारत सरकार की डिजिटल नीति किस रूप से प्रभावित होगी। उसके कुछ सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कोटेशन को ही यूज करके यूपीएससी प्रश्न पूछती है, बीपीएससी भी कहीं प्रश्न पूछती है, यूपीपीसीएस भी प्रश्न पूछती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक डाटा और है, इसे बहुत ही इम्प्रूवमेंट मानिएगा। मैं इस वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ यह कि 2014 के बाद, ऐसा मत सोचिएगा आप लोगों में कोई पॉलिटिक्स यहाँ कर रहा हूँ, बस मैं एक एस्पिरेंट के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किसी सरकार की स्पष्ट नीति किस प्रकार से आने वाले समय में उपयोगी हो सकती है। जब डिजिटल इंडिया आया था तो बहुत से इसके नेगेटिव चीज़ें उभर कर सामने आई थी कि सरकार के पास साक्षरता दर नहीं है, सरकार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित नहीं है, और भी बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे राजनीतिक रूप से। पर उसका एंड ऑफ पॉइंट यह था कि आने वाले समय में यह रोल मॉडल बनेगा। जैसे आपको अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, एक योजना के तहत बहुत सी योजनाओं का कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ऐसे ही अम्ब्रेला योजना था यह, और यह बहुत ही उपयोगी आने वाले समय में धीरे धीरे होता जाएगा इसे। और मैं जब अध्ययन करवा रहा था उस समय मैंने डिजिटल इंडिया के बारे में ये चीज़ें अपने ग्रुप मेंबर में, अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म में ये बात बोला भी था कि आने वाले समय में डिजिटल इंडिया भारत की पहचान होगी। क्यों होगी, देखिए बहुत सी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, जाने होंगे। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ भी देखिए। 2014 से पहले मात्र भारत में 2 मोबाइल कंपनियां स्थापित थी जो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का संयंत्र उनका था स्थापना, जो बनाती थी। आज वर्तमान समय में 200 से अधिक समय आने वाला है। तो डिजिटल इंडिया का केवल मात्र यही नहीं होता है क्या आपको इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा देना, डिजिटल या जो भी आपको हार्ड कॉपी उसको डिजिटल फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा देना। इसके बहुत से डायग्राम है डिजिटल इंडिया का, बहुत सा डायग्राम। जैसे आपको नेट सेवाएं बेहतर कराएगा, या सेवाओं को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराएगा, वित्तीय समावेशन बेहतर तरीके से तीव्र कराएगा, डीबीटी जो योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वो भी बेहतर कराएगा, लोगों के आचरण व्यवहार में चेंजिंग लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोबाइल सेवाएं, आईटी सेक्टर को डेवलप करेगा। साथ ही जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में भारत पहले से ही अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में रहा है, अब हार्डवेयर की श्रेणी में भी आगे आएगा। जैसे अभी हाल ही में आपको स्थापित किया गया 1.42 लाख डॉलर का जो निवेश किया गया यहाँ पर भारत में, आपको जो चिप सिस्टम है उसके लिए। वैसे ही इस प्रकार देखिए ये अम्ब्रेला डिजिटल इंडिया कितने चीज़ों को लेकर आएगा, बहुत से ऐसे आयाम है डिजिटल इंडिया। फिर स्वास्थ्य सेवा में भी बहुत से बेहतर कार्य कर सकेगा। तो यह अम्ब्रेला योजना है और बहुत बेहतर तरीके से यह काम करने वाला, आने वाले भी समय में इसकी उपयोगिता बनी रहेगी। तो जितने भी एस्पिरेंट है, आप 22 के जो लास्ट तक मेंस देंगे, 23 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और 24 में, तो डिजिटल इंडिया के सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से कीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्ज़ाम में, पीटी में, मेंस में और इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को समझते होंगे। और जिसे मैं नोटिफाई कर देता हूँ ट्रिपल स्टार से, उस पर तो बेहतर तरीके से आप लोग नोट बनाइएगा, की नोट्स बनाइएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग के लिए वो बेहतर हो। तो
पीएम ने के पंच जो है 5 पंच याद रखिएगा, यह एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है इससे कोऑर्डिनेट करके। चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करेगा भारत, तो यही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो चौथी क्रांति की कल्पना की गई है तो उसमें भारत नेतृत्व करेगा, जिसमें आपको यह 5G नेटवर्क एक उसका सहायक बनकर उभरेगा। साथ ही साथ भारत का दशक नहीं, यह भारत की शताब्दी है, ध्यान रखिएगा। यह आपको कोटेशन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन के रूप में। भारत का यह दशक नहीं है, 10 साल का नहीं है, 100 वर्षों का शताब्दी रहेगा भारत का इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो ब्लू चेन टेक्नोलॉजी भी आई है साथ में, तो यह भी आप लोगों को इसके पार्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है उद्योग जगत, स्कूलों कॉलेजों में 5G सेवा के बारे में बताया जाएगा और भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। 2G की नीयत और 5G की नीयत में फ़र्क है, तो यह चीज़ें और भी हैं, उसका साइड इफेक्ट जब भी होगा हम लोग बात करेंगे। तकनीक के आधार पर इनोवेशन करेगा युवा, तो बेहतर तरीके जैसे प्रधानमंत्री द्वारा ही देख सकते हैं नई दिल्ली जो आयोजित किया गया इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एरिक्सन के स्टॉल पर 5G तकनीक की सहायता से स्वीडन में चलाई कार। तो देख सकते हैं कि भारत में बैठकर कोई आपको स्वीडन में गाड़ी चला रहा है, वहाँ पर एक डेमो रिमोट से। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कितना बेहतर तकनीक हो सकता है। तो 5G के लाभ क्या होंगे ये भी आप लोग देख लीजिए। तो 5G तेज़ स्पीड के कारण आपस में जुड़ी करोड़ों मोबाइल डिवाइस में डाटा अतिशीघ्र ट्रांसफ़र होगा। तो डाटा ट्रांसफ़र की समस्या दूर होगी। जैसे 2G में अभी भी 4G में देखा जाता है बहुत स्लो स्पीड हो जाता है, कभी कभी कनेक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो डाउनलोडिंग और शेयरिंग में लेट हो जाता है। 5G में ऐसी नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा, आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में मिलेगी बड़ी सहायता, तो यह लाभ होगा। तो यह आपको पेपर ने कलेक्ट करके दिया है, इतना न्यूज़ कवर किया गया है। पहले तो आप लोग इसका की नोट्स बना लीजिएगा। अब मैं जो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ इसका रिलेवेंट चीज़ें जो इसके साइड में जो आप नहीं छूट जाता है, जो एग्ज़ाम उपयोगी, उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। जैसे 5G के संदर्भ में मैंने पहले भी चर्चा किया है, तो आप लोग उस न्यूज़ को ज़रूर देख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ उस पर की नोट्स बना लिए होंगे। मैं बस एक कॉमन नज़र से इस पर देख लूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। जैसे 5G नेटवर्क 5 पीढ़ी वाली मोबाइल तकनीक है, क्योंकि पहले 1G आया था, 2G आया, 3 आया, 4G वर्तमान में काम कर रहा है और नवीनतम वैश्विक वायरलेस मानक है 5G टेक्निक 5 जनरेशन। 5G नेटवर्क 3 बैंड पर काम करता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, लो, मिडिल और हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर कार्य करता है। और स्पेक्ट्रम क्या है पहले भी मैंने चर्चा किया है, तो आप लोग को लिस्ट जो दिया जाता है उसको जाके देखिए, लिस्ट में सारे चीज़ कवर किया जा चुका है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। जिनमें सभी के अपने अपने अलग अलग उपयोग और उसकी सीमाएं होती है। तो जितने भी बैंड है, स्पेक्ट्रम बैंड है, लो, मिडिल और हाई फ्रिक्वेंसी, उसके अलग अलग उपयोग होते हैं और उसकी सीमाएं। 5G में ही देखिए, मान लीजिए 3 प्रकार के हैं, तो जो लो होगा उसका अलग उपयोग होगा, मिडिल होगा उसका अलग उपयोग होगा और हाई जो फ्रिक्वेंसी उसका अलग उपयोग होगा। तो इस प्रकार से सारी पर चर्चा पहले किया जा चुका है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि देखिए, एक ही चीज़ बार बार किया जाए तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और अधिक चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी। तो जो चीज़ें पहले बता दी जाती है, और मैं कितनी बार आप लोगों को बोला, जब भी खाली समय मिलता है तो जितने पहले के वीडियो हैं दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस, उस पर की नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, ताकि न्यूज़ कवर होता रहे और जो भी देखिए क्रक्स है बना रहे, आप लोग पास मटेरियल अवेलेबल है एग्जाम ओरिएंट, ताकि एग्जाम में आए प्रश्न आप लोग तुरंत उसे क्लिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है नोट, यहाँ याद रखिएगा। भारत में सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन जो इंडिया है, SI याद रखिएगा, इसे SI बोला जाता है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी मिनी वेव, जो वेव बैंड है, जो 3 बैंड, मिनी है, लो है, देखिए यहाँ पर लो, मिडिल और हाई, जो मिनी वेव है, जो लो वेव है, बैंड को शामिल करने सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त किया। तो आप लोगों को पीटी में यहाँ प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, किस बैंड पर चिंता व्यक्त की है। बहुत से लोग कर देगा हाई फ्रिक्वेंसी समझकर कि हाई फ्रिक्वेंसी जो होगा उस पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो मिलीमीटर वेव जो है उस पर
चिंता व्यक्त की है, तो यह आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए 5G के लाभ क्या होंगे। कुछ लाभ तो पेपर ने क्लियर कर दिया, कुछ लाभ मैं आप लोगों को हाई स्पीड प्रौद्योगिकी हो जाए, जितने भी प्रौद्योगिकी आइटम हैं वो अब हाई स्पीड के तरफ काम करें। उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड हो जाएगा, जो 5G टेक्नोलॉजी है। 4G अभी वर्तमान में चल रहा है, 5G जैसे ही आएगा तो डाटा ट्रांसफ़र आपको बेहतर हो जाएगा, डाउनलोडिंग स्पीड बेहतर हो जाएगी और बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मोबाइल में मिलेंगे, जिससे आप इनोवेटिव तरीके के वर्क उस पर कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट है मशीन टू मशीन इंटरेक्शन बढ़ेगा। मशीन लर्निंग जिसे बोला जाता है वो भी आपको बढ़ेगा। देखिए गांधी जी की जयंती का शुभकामनाएं आ गया मोबाइल। नेक्स्ट है उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड, उसके भी आपको यह देखने को मिल जाएगा। सहयोगी नेटवर्क को बढ़ावा मिले, जितने भी इसके आइटम है और भी इसके और भी पार्ट है उस पर आपको इसका सहयोगी नेटवर्क बढ़ाएगा। केवल देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ने से केवल टेक्नोलॉजी का ही बढ़ावा नहीं मिलता है, उसके और भी क्षेत्र बढ़ते हैं, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। तो नोट याद रखिएगा क्या अर्थव्यवस्था में होगा। तो देखिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल की गई थी 2018 में, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 5G वर्ष 2035 तक भारत में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी आर्थिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। और यह 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है आप समझ सकते हैं। भारत अभी 3 ट्रिलियन में है, 3 पॉइंट कुछ ट्रिलियन में, और 5 ट्रिलियन बनने का यह लक्ष्य रखा है। कुछ वर्षों में 5 ट्रिलियन लक्ष्य रखा है। उसमें देखिए 1/4 आपको यही कवर कर सकता है वर्ष 2035 तक। तो यह वर्तमान डाटा जब भी वेरी करता है, मान लीजिए 1.5 ट्रिलियन भी हो सकता है, और बेहतर कार्य अगर सरकार इस पर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, 2 से 3 ट्रिलियन भी आपको सहयोग कर सकता है, संचयी ऊर्जा में, संचयी आर्थिक प्रभाव में उत्पन्न कर सकता है। तो यह ध्यान रखिए जितना बेहतर प्लेटफॉर्म हमारी सरकार इस क्षेत्र को देगी, इसका आउटपुट उतना ही बेहतर तरीके से आएगा। तो यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डिजिटल समावेश के क्षेत्र में नई पहल की गई है। कौन कौन सी नई पहल भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा भी की गई है, तो इसी में दोनों को ऐड कर दिया ताकि आप लोग आंसर राइटिंग करें, इसका ग्राफ चार्ट बनाए तो इससे देख लीजिएगा। और बहुत से चीज़ों पर मैंने पहले भी चर्चा किया है, उसे बस एक बार सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, और जो महत्वपूर्ण होगा उस पर मैं आने वाले समय में डिस्कशन कर दूंगा। जैसे भारत नेट परियोजना भारत सरकार के डिजिटल समावेशन अर्थात डिजिटल को बढ़ावा देने, जैसे वित्तीय समावेशन आप लोग पढ़ते थे, जो बैंक से सभी को जोड़ना है, लक्ष्य उसका रहता था। तो इसी प्रकार डिजिटल समावेशन का अर्थ होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी को जोड़ना। तो डिजिटल समावेशन के क्षेत्र में क्या क्या पहल की गई, तो भारत नेट पहल किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, NMB इसे कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसकी शुरुआत की गई। घर तक फाइबर योजना जो बिहार सरकार के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बिहार के लिए। और ग्राम नेट योजना, ग्राम वाईफाई योजना, साथ ही साथ फाइबर फर्स्ट योजना। याद रखिएगा वाईफाई योजना में अभी बिहार में आपको पटना ज़िला में आपको दानापुर से लेकर गांधी मैदान से आगे बढ़ते जब हम कारगिल चौक जाते हैं, उससे आगे पटना साइंस कॉलेज जाते हैं, NIT मोड़, वहाँ पर आपको सबसे लंबा फ्री वाईफाई जोन सेवा दी गई, जो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी इनोवेशन था। यह बिहार सरकार बहुत पहले भी किया है, बहुत पहले से यह योजना चल रही है। तो यह कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को डेवलप करता और भी क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर जितनी चीज़ें थी मैंने कवर कर दिया। आने वाले समय में इस पर बहुत चर्चा होगी, तो मैं उस पर और भी पार्ट बाय पार्ट इसे कवर करा दूंगा। आप लोग लास्ट में पेज ज़रूर इसमें छोड़ दीजिए, की नोट्स जब बनाइएगा 2-3 पेज ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जितने इस पर न्यूज आए उस पर हम लोग कवर कर सकें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण के 6ठी बार इंदौर बना सिरमौर, लगातार 6ठी बार यह स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान पहला लाया है। तो यह देखते हैं क्या है, और यह आपको GS पेपर 2 और 3 में कवर करेगा यह न्यूज आज का, जिसमें शहरीकरण, स्वच्छता या वृद्धि और विकास का टॉपिक होगा। उससे रिलेटेड UPSC के पेपर 2 और 3 में यह कवर करेगा।
आप लोग स्टेट पीसीएस वाले टॉपिक को देखिएगा, आपके कौन से जीएस के पेपर में यह टॉपिक है, वहाँ से टैली करके इस न्यूज़ को कवर करिएगा। तो देखिए, इसका जो राष्ट्रीय जो सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा इसका लोकार्पण भी किया गया। तो यह देखिए, इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्वच्छ पुरस्कार जो होता है उसमें गांधी जी की चरखा चलाती हुई मूर्ति होती है, स्तंभ मूर्ति होती है। तो यह ध्यान रखिएगा, यह सब प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा। कोई पिक्चर में कुछ चीज़ होती है तो उसे भी नोटिफाई करिएगा। तो इसके बारे में देखिए, चर्चा देख लेते हैं। इंदौर का लगातार 6ठी बार चुना गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। गुजरात, सूरत, यहाँ डाटा दिया गया है, देख लीजिएगा 10 शहरों का। तो याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जो भी अपने स्टेट से हैं जुड़े हुए लोग, उसे जरूर याद है। कम से कम 2-4 चीज़ें याद रखिएगा, टॉप 5 के नाम याद रखिएगा। और देखिए, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा। ये मॉडल स्वच्छता के संदर्भ में आप लोगों को देता है। मॉडल एक रोड मैप वहाँ बनाया गया, जिसको पूरे देश में अंबिकापुर मॉडल को उपयोग में लाया जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अंबिकापुर वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल, उसे पूरे भारत में उस पर भी कार्य किया जाता है। बहुत से स्टेट इसको फॉलो करते हैं, तो अंबिकापुर भी याद रखिएगा। साथ में देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, झारखंड, थोड़ा जूम कर दूँ, मुझे ही नज़र नहीं आता, आप लोगों को कहाँ से नज़र आएगा, होता है कभी कभी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा का कोई भी शहर शीर्ष टॉप 10 में शामिल नहीं है। जो टॉप लिस्ट है 10 का, उसमें शामिल इन राज्यों का कोई भी शहर शामिल नहीं है। तो प्रश्न आपसे पीटी में पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला, गुजरात को दूसरा, महाराष्ट्र को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और गंगा किनारे बसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों में हरिद्वार को पहला मिला है। तो ध्यान रखिएगा, हरिद्वार, वाराणसी को दूसरा और ऋषिकेश को तीसरा। तो 2 उत्तराखंड के हो गए और 1 आपको यूपी के हो गए। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको टैली कर सकता है। और देखिए, एक चीज़ और भी, यहाँ पर 4354 शहरी निकायों को और 12 कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, जो आर्मी के कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, उसको शामिल किया गया था। जो नदी के किनारे बस, गंगा नदी किनारे बसे 91 शहरों को इसमें शामिल किया। यह डाटा जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार के भी डाटा आपको यूपीएससी और सीएससी में, पीसीएस में आपको यह इस प्रकार के डाटा भी कोऑर्डिनेट करके दे देगा। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है। देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर बंगाल के 126 शहरी निकाय ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसका मुख्य विषय था सर्वेक्षण का आज़ादी @75। तो यह भी आपसे पूछ सकता है मुख्य विषय क्या था। तो ये सब चीज़ें हो गए पेपर का, इससे की नोट्स आप लोग पीटी ओरिएंट कवर कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सब पार्ट पर। क्या है स्वच्छता सर्वेक्षण, क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे तो टू द पॉइंट 50 से 100 शब्दों में, 70 शब्दों में सब चीज़ें कवर हो जानी चाहिए मेंस के लिए। तो स्वच्छता सर्वेक्षण भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। और यह इसे स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। और जिसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना, ODF विलेज, ODF डिस्ट्रिक्ट या ODF आपको राज्य के रूप में, स्टेट के रूप में डेवलप करना है। यह इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में आयोजित प्रथम जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसमें कुल 73 शहरों को शामिल किया गया। पर वर्तमान में कितना है? वर्तमान में देख सकते हैं लगभग आपको 43-54 शहरी निकायों को शामिल किया गया। तो कितना, और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण होता है भारत का। यह भी याद रखिएगा, पीटी में आपको प्रश्न पूछ सकता है। विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण भारत में किया जाता है, जहां पर लगभग 4300
आपको लगभग पिछला भी डाटा था 4100 के आसपास शहरों को शामिल किया गया था। तो इतने बड़े शहरों का सर्वेक्षण भारत में ही किया जाता है स्वच्छता के संदर्भ में, और किसी देश में नहीं किया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। साथ ही साथ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय इस सर्वेक्षण का नोडल मंत्रालय है। तो देखिए यहाँ पर हर जो आवास एवं शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए, है ना, आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए इंदौर के बोर्ड के लोग हैं, तो इसे आप लोग, मैं उसे आपको कवर भी करने नहीं कहूँगा। और हमारे माननीय राष्ट्रपति जो, वो भी आपको यहाँ पर पिक्चर में देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझिएगा, बाय फेस भी और नाम से भी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर हमेशा चर्चा में रहेगा, जब भी स्वच्छता की बात की जाएगी तो भारत स्वच्छ मिशन शहरी SBMU 2.0 चर्चा में रहेगा। देखिए बीपीएससी के पीटी में आपको प्रश्न पूछा गया था, जैसे टीकाकरण के संदर्भ में बहुत से लोगों ने टीकाकरण के संदर्भ में गलत भी मारा, बहुत से लोगों ने सही मारा। तो वहाँ हर घर दस्तक योजना था, वो आपको कवर था। तो इस प्रकार से कितनी बार मैंने चर्चा भी किया, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बजट 2021-22 में घोषित था यह SBMU 2.0। SBU जो स्वच्छ भारत अर्बन था उसका पहले चरण का मॉडिफाई रूप था या विस्तारित रूप था, इसे जारी रखा गया। सरकार शौचालय में स्वच्छता संबंधित उपायों को लागू करने, मल कीचड़ या अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में सेप्टिक्स के का दोहन करने की कोशिश करे, उसके संदर्भ में काम करे। और देखिए अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में NGT ने लगातार सभी पर दबाव बनाया है और इसको बेहतर करने के लिए उस पर जुर्माने लगाए हैं। और पश्चिम बंगाल हो या और भी स्टेट हो, उस पर बड़ी भारी मात्रा में जुर्माना लगाया है। तो आप समझ सकते हैं यह कितना उपयोगी हो सकता है यह सर्वेक्षण। इसके संदर्भ में जो भी पार्ट है तो ये कवर कीजिएगा। और देखिए किसी का एक न्यूज़ नहीं होता है, अगर चाहिएगा कि स्वच्छता संदर्भ के संदर्भ में एक ही न्यूज़ को मैं पढ़ के कवर करूँ, कभी नहीं होगा। और इस भ्रम में आप लोग रहिएगा भी नहीं, और इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी भी नहीं करनी है। आप इसके सभी सब पार्ट को कवर कीजिएगा। देखिए मैं अभी NGT की बात कर रहा हूँ ना, आपको प्रश्न ऐसे ही पूछ देगा कभी। अगर UPSC एस्पिरेंट या PCS एस्पिरेंट ऐसे अगर एक्टिव मोड में काम नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में केवल आप तारे गिनेंगे। क्या यहाँ NGT का प्रश्न बन सकता है? जरूर बन सकता है, क्योंकि यहाँ अपशिष्ट प्रबंधन की बात की जा रही है। तो अपशिष्ट प्रबंधन जहाँ भी हुआ है उससे संबंध में आपको प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो कभी भी UPSC डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछती है, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट ही प्रश्न पूछती है लगभग मामले में। तो आप लोग इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे क्या मैं बोलना चाहता हूँ, और जो चीज़ें पहले आप लोग कवर कीजिएगा। देखिए इसे 1.41 लाख करोड़ रुपये परिव्यय किया जाए, इस पर व्यय किया जाएगा। वर्ष 2021 से 26 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा 2.0 को। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, उसे 26 तक लागू किया जाएगा 5 वर्षों का। यह कचरे के स्रोत का पृथक्करण करेगा, सिंगल यूज प्लास्टिक, वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों के लिए जो व्यवस्थाएं उत्पन्न कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधन, सारे पुराने डंप साइटों को बायो रीमेडिसन पर केंद्रित किया जाएगा। तो कितनी बड़ी पहल है यह आप समझ सकते हैं। इसमें सभी, इसे भी आप अम्ब्रेला योजना के रूप में देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान मिशन को, क्योंकि इससे बहुत से कार्य साथ में किए जाएंगे। उसके उद्देश्य जैसे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के से संबंधित कार्य किया जाएगा, वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कम करने के लिए इस पर काम किया जाएगा। उसके बाद डंपिंग साइट जो होते हैं शहरों में, उसके निस्तारण के लिए भी बहुत से काम किए जाएंगे। तो आप लोग इसे कवर कीजिएगा। इस प्रकार की योजनाओं को आप लोग याद रखना है। इस मिशन के तहत सभी अपशिष्ट जल को जल निकाय से जोड़ने से पहले ठीक ढंग से उपचारित किया जाएगा, और सरकार इसके लिए पुनः उपयोग प्राथमिकता देने का प्रयास कर रही है। तो देखिए अपशिष्ट प्रबंधन की बात यहाँ भी आ गई, तो अपशिष्ट जल अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो रही है। तो आपको UPSC NGT यहाँ से भी कवर कर सकता है। तो इसे देखिएगा, आने वाले समय में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नो बकवास सीधी बात जो है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने जो भी प्लेटफॉर्म में दोस्त हैं, व्हाट्सएप स्टेटस है वहाँ पर,
युक्ति आईएएस के यूट्यूब लिंक को शेयर कर सकते ताकि स्टेटस में बहुत से आपके जो मित्र होंगे वो भी देखें और भी लोग इससे इम्प्रूवमेंट हो उनका, ताकि हम लोग ग्रुप और भी इनरिच हो और बेहतर तरीके से उभर कर सामने आए, डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग सामने आए। तो आप लोग ज़रूर सहयोग कीजिएगा और अपेक्षा भी मैं रखता हूँ इस संदर्भ में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, पेपर में ही न्यूज़ है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ न्यूज़ नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार बापू का आदम कद अवतार लिया है, वहाँ पर ऐसा कार्य किया गया जिसमें बापू जी के इस प्रकार के आदम कद अवतार को सामने लेकर आया गया है, उनकी मूर्ति को। पर मैं यह मानता बापू जी इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं, उनकी जो भी उनको बेहतर तरीके से पढ़ा है, अगर उनकी सारी धारणाओं को 1% भी अपने जीवन में लागू कर लेता है तो वो बेहतर नागरिक बन जाएगा। कभी भी महात्मा गांधी जी ने, बापू ने कभी भी वर्तमान रूप से यह नहीं कहा कि हमें होड़ में दौड़नी चाहिए। होड़ का समझते हैं, जो पूरी दुनिया उसके पीछे दौड़ रही उसी के पीछे मैं दौड़ जाऊं। ऐसा बापू जी ने अपने जीवन काल में कभी भी जो राजनीतिक और जो सामाजिक आंदोलन उनके द्वारा किया गया उनमें कभी भी ऐसी बातें नहीं की गई थी। वो व्यक्ति के आंतरिक शुद्धिकरण की बात करते थे, व्यक्ति के आंतरिक स्वतंत्रता की बात करते थे, व्यक्ति के आंतरिक जवाबदेहिता की बात करते थे, व्यक्ति के आंतरिक सामाजिक दायित्वों की बात करते थे। तो समझिए हमेशा महात्मा गांधी जी ने व्यक्ति में सुधार करने की बात की थी। तो ये जिस दिन समझ जाएगा लोग, तो बापू पर जो भी चीज़ें डिस्प्यूट होता है उसको बेहतर लोग से समझ सकेंगे। तो देखिए इस पर न्यूज़ क्या, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने, ये सब न्यूज़ आप लोग देख लीजिएगा। होलोग्राम, आदम का होलोग्राम पेश किया गया, जो वैश्विक संस्थाओं के शिक्षा पर उनकी संदेश साझा किया जाएगा या किया करेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। और 2 अक्टूबर आज ही के दिन बापू जी की जयंती है, उन्हीं को समर्पित करते हुए जो चीज़ें स्टार्ट की जा रही है, इसलिए मैं 2 अक्टूबर का वेट कर रहा था। जो चीज़ें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है, उसके आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता है। और मेरा भी पर्सनल यही व्यू है कि आप लोग अब आपने कुछ भी शिक्षा ग्रहण किया हो, किसी भी स्तर का, आप पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो या कोई भी प्रोफेशन आप काम करते हो, साथ ही साथ आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, अगर कोई व्यक्ति विशेष में आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक बौद्धिकता नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं है इस सोसाइटी में रहने का। वो एक ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता, आया सिस्टम आया, वो अपना कार्य गतिविधि किया और चुपचाप चला गया इस दुनिया से। तो आपका वजूद केवल आपके जीवन काल तक ही बना रहेगा। आप सोच सकते हैं राजनीतिक जीवन में बहुत से ऐसे रहे होंगे, पर कुछ खास लोगों का ही नाम हम लोग पढ़ते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं और उनको बार बार विश्व उसको फॉलोअप करती है। तो आपको भी इस प्रकार से कार्य करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले जनरेशन आपसे मोटिवेट हो। तो यह बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से भी आप लोग काम कीजिएगा। केवल पढ़ा के देखिए, यूपीएससी क्रैक करना लक्ष्य हो सकता है, एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। पीसीएस क्रैक करना लक्ष्य जरूर हो सकता है, केवल एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा और इस बीच संतुलन जरूर बनाए रखिएगा। आज के गांधी जयंती में अगर आप लोग ये चीज़ सीख जाते हैं तो मैं समझूंगा कि जो चीज़ें बापूजी के द्वारा दी गई है उसका अनुसरण लोग करते हैं। जैसे बोला जाता है ना, भगवान अल्लाह खुदा को क्या ढूंढते हो, दिल में झांको, दिल में सब कुछ बसता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। अगर आप दुनिया को सुधारना चाहते तो पहले स्वयं में सुधार करना सीखिए ताकि और भी बेहतर तरीके से काम किया जा सके। बाकी ये सब चीज़ें दी गई है तो इसे कवर कर लीजिएगा। सारी चीज़ें अंडरलाइन कर दी गई है, इस पर आप लोग की नोट्स कवर कर लीजिएगा ताकि कभी एथिक्स के पेपर में या तो मेंस में या हिस्ट्री के पार्ट में या इंटरव्यू में ही आपसे कभी प्रश्न पूछ दे बाबूजी के संदर्भ में, बापूजी के संदर्भ में, तो आप
एक यूपीएससी के एस्पिरेंट थे, उनसे प्रश्न यह पूछा भी गया था, वर्तमान में बापू होते तो क्या करते, तो उनका लॉजिकल जवाब कितना बेहतर था कि अभी ट्रेन पकड़ते हैं, लोकल ट्रेन पकड़, यूपी का सॉरी दिल्ली का जो मेट्रो ट्रेन है उसे पकड़ कर अभी एग्ज़ाम देने वो आते, या और भी कार्य करने कहीं जाते, या अभी किसी मामले में हिंदू का विरोध करते तो मुस्लिम के पक्ष में आके धरना देते, वहीं दूसरे पक्ष में जाते मुस्लिमों के संदर्भ में वो बातें रखते, हिंदुओं को समझाते, कोऑर्डिनेशन बनाते। तो देखिए कितना बेहतर उनका लॉजिकल जवाब था। इसी प्रकार से आप लोगों से भी प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। और देखिए किसी भी धारा विचारधारा के संदर्भ में आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों विचार हो सकता है, पर उसमें संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं कितनी बार बोला हूँ कि आप लोग जो स्टूडेंट बीच का मार्ग निकाल कर अगर आगे बढ़ता है उसका कोई भी एग्ज़ाम या जीवन में कभी वो असफल नहीं होगा। कभी भी आप प्योर पॉजिटिविटी के तरफ नहीं रहिए, प्योर नेगेटिविटी की तरफ नहीं रहिए। आप बीच के रास्ते से निकलिए, आपका सिलेक्शन होगा, वो लाइफ में हो या आपके एग्ज़ाम के रूप में आपका सिलेक्शन हो, कहीं भी आप पोस्टेड होते हैं तो आप बीच के रास्ते ही चलिएगा, क्योंकि सफलता का मार्ग यही है। चलिए नेक्स्ट है, आज कुछ बातें फिलॉसफी वाली भी हो गई, क्योंकि न्यूज़ कम है इसलिए मैं इसको देख रहा था, कुछ की चीज़ें जहाँ है बता दिया जाए। देखिए एक स्वच्छ गंगा मिशन भी याद रखिएगा, 1145 करोड़ की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पीटी ओरिएंट है, प्रश्न आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, मिर्ज़ापुर में बनेंगे जैव विविधता पार्क, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी में, तो यह सब कवर कर लीजिएगा। और साथ में कहाँ कहाँ यह 114 परियोजनाएँ बनेंगी इसे ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे इस परियोजना में सीवेज प्रबंधन, तो देखिए अवशिष्ट प्रबंधन का फिर चर्चा हो गया, औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन, जैव विविधता संरक्षण, वानिकीकरण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित परियोजनाओं को शामिल किया गया। तो यह भी अम्ब्रेला परियोजना के तौर पर काम करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है वो भी। इसमें 5 मुख्य गंगा बेसिन, जिसमें उत्तराखंड के राज्य आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहाँ से गंगा चलती है और जहाँ पर इनका बंगाल में जाकर आप इनका मिलन हो जाता है समुद्र से। इस बीच में जो 5 राज्य है उनमें यह कार्य किया जाएगा, और इसके लिए 114 करोड़ लगभग 1145 करोड़ आवंटित किए गए। कुल 14 परियोजनाओं के, इसे याद कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कहाँ जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा, तो उसे याद रखिएगा, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं और मिर्ज़ापुर। तो याद रखिएगा मिर्ज़ापुर वैसे भी बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है। देखिए एक चीज़ और, यहाँ देखिए एक न्यूज़ था, छोटा सा न्यूज़, जिसे ज़रूर याद रखिएगा। देश के अंतिम गांव जो माना में समान नागरिक संहिता के लिए गए हैं सुझाव। तो यह देखिए जो उत्तराखंड राज्य में स्तरीय जो है समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति विवाह संरक्षक के संदर्भ में आदि जो चीज़ें हैं उसके लिए एक सुझाव कमेटी दी गई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देश के अंतिम गांव कौन है, तो आपको गांव माना के संदर्भ में चर्चा की गई है, तो इसे भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से पेपर से पीटी कवर किया जाता है। और आप लोग याद रखिए रेगुलर अगर 365 दिन कवर कर रहे हैं, जितने दिन न्यूज़ आते हैं, तो समझिएगा 75 से 80% आपका करंट कवर हो जाएगा। इसे आप मान के चलिए, वो बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, केवल 10-25% जो है स्टेट पीसीएस के जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, स्टेट रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं कवर कर दिया जाता है कभी कभी, तो इसे याद रखिएगा। एक चीज़ और भी देखिए, देश में बनेगी राष्ट्रीय ब्लड डोनर रजिस्ट्री। तो जो स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा, मनसुख जी के द्वारा, मांडविया के द्वारा ये कहा गया है, जिसमें 10 लाख युवा ब्लड डोनर को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह आप लोग को प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, तो इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो यह ज़रूर आपको आने वाले समय में काम देगा। देखिए एक चीज़ और, देश में पहली बार राजस्थान में बनाया जाएगा शांति और अहिंसा विभाग। तो यह प्रश्न आपको पीटी में पूछ सकता है, किस राज्य में बनाया जाएगा शांति और अहिंसा विभाग, तो वो राजस्थान है। तो राजस्थान में आपको कवर करना है, पीटी ओरिएंट है।
नेक्स्ट है न्यूज़, नीचे आएंगे हम लोग बात करेंगे एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाह रहा था। देखिए, किसी भी पद पर कोई व्यक्ति जाता है उसकी जवाबदेहिता उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इसे किसी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स बाजी से मत समझिएगा, मैं आपको केवल एक एस्पिरेंट के तौर पर समझाना चाह रहा हूँ कि पद की गरिमा क्या होती है। अगर मान लीजिए आप एसडीएम बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं किसी राज्य के, यूपीएससी से जाएंगे तो डीएम बनेंगे, जिस और पीसीएस स्तर पर जाइएगा तो एसडीएम ही बनते हैं लोग हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में। तो आपकी पद की गरिमा क्या है, उसके प्रति जवाबदेहिता क्या है और उसके प्रति आपकी क्या जवाबदेही होनी चाहिए समाज सोसाइटी के लिए, वो कल आपको देखने को मिला होगा। देखिए, किसी सभा में जाना था, वहाँ पर लेट पहुँचते हैं प्रधानमंत्री लगभग रात के 10 बजे। तो उन्होंने माइक में कोई भी भाषण नहीं दिया, क्योंकि भारत में रूल है कि रात को 10 बजे के बाद आपको प्रदूषण इस प्रकार से या इस प्रकार की सभाएं नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कितने व्यक्ति इसको लागू करते ये डिपेंड करता है। हर जगह सरकार आके आपको हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस खड़ा नहीं कर सकती है कि आपको अगर यह दिया गया है कि रात को शोर शराबा नहीं करना है, हाई स्पीड डेसिबल के चीज़ों को उपयोग नहीं करना है, तो व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है कि वो इसे किस रूप से लागू करता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का यह सम्मेलन था, रात के 10 बजे बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो यह हम जैसे आम व्यक्ति है, जनता है भारत के, उनको यह सीखने की ज़रूरत है। वो किसी भी पद पर है या आम जनता के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति आपकी जवाबदेही क्या है। यह किसी भी पुस्तकालय, किसी भी स्कूल और किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई यह नहीं सिखा सकता आंतरिक विकास आपका किस रूप से होगा, आप किस रूप से अपना आंतरिक विकास करना चाहते हैं। कोई भी कभी भी किसी भी स्तर पर नहीं सिखा सकता है, क्योंकि यह आपके आचरण में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैं, अगर मान लीजिए हम और आप इस रूप से बिहेव करते हैं कि रात को 10 बजे के बाद बड़े बड़े माइक सिस्टम लगा के काम करते हैं किसी भी रूप में, वो कहीं भी हो, समारोह हो, में मंदिर परिसर में इस प्रकार के भजन कीर्तन हो, या चर्च में इस प्रकार के कुछ आयोजन किया जाता है, शादी पार्टी में आयोजन किया जाता है, या आपको देखते होंगे मुस्लिम पक्षों के द्वारा भी रात को क्या कहा जाता है, उनको जो मजलिस लगाया जाता है, मजलिस ही शायद बोला जाता है, रात को वो लोग अपना धार्मिक जो सम्मेलन अपना आयोजित करते हैं कुछ कस्बे में, और कुछ स्कॉलर आके कुछ बातें वहाँ बोलते, मैं वो तो नहीं समझ पाता हूँ क्या है, पर मैं जितना जान रहा हूँ, जैसे मंदिरों में रात को 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, शादियों में 10 बजे, 11 बजे हम लोग माइक सिस्टम बड़े बड़े डेसिबल पर उपयोग करते हैं। तो यह सब देखिए सुधार स्वयं में होना चाहिए, ताकि बेहतर चीज़ों को स्थापित किया जा सकता है और इसका उदाहरण बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो ये केस स्टडी के तौर पर आप इसे यूज कीजिएगा, किसी भी टॉपिक को इतना अनसीरियसली नहीं लीजिएगा। ये किसका आप पर डिपेंड करता है, इस न्यूज़ को आप किस रूप में कहाँ उपयोग कर सकते हैं। बहुत से इसे आम लोग समझेंगे कि यह आम चीज़ है, चलिए निकल जाइए, कुछ है नहीं से, पर आप इसे केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता कर्मी थे, उनका पैर धोया गया था। तो ये देखिए आम चीज़ें नहीं है, ये समाज को बदलने के लिए एक बहुत रोड मैप तैयार करने वाला कार्य होता है कि जब देश का मुखिया, देश का जो मुख्य प्रतिनिधि है, वह अगर उस प्रकार से काम करता है तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। तो आप लोग इस सब चीज़ों को समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट नीचे, तब तक चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब एक न्यूज़, भारत में बहुत बेहतर कदम किया गया, बहुत बार ये सब चीज़ें चालू थी कि भारत सरकार को ऐसे काम और गतिविधि करना चाहिए। तो पार्सल कार्गो एक्सप्रेस भी चलेगी निर्धारित समय पर। पहली बार टाइम टेबल बनाया गया है, जैसे पैसेंजर ट्रेनों के लिए होता है ट्रेनों का टाइम टेबल कि 5:30 में कोई ट्रेन आपके स्टेशन पर आएगा और 5:35 में खुल जाएगा। तो 7:10 में आएगा, 7:15 में खुल जाएगा, उसका प्रस्थान होगा। तो इस प्रकार का जो टाइम टेबल है वो अब कार्गो अर्थात जो माल वाहक
एक्सप्रेस होते हैं पार्सल, जैसे किसान रेल होगा या तो पार्सल यान होगा, तो उसके लिए टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया, किस स्टेशन पर उसकी कितनी देर रुकेगी, वो कितने देर में वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। देखिए यह आम चीज़ समझ में हो सकता है, आम चीज़ देखा जा सकता है, इससे क्या बेनिफिट होगा। आम अगर स्टूडेंट होंगे केवल यही समझेंगे चलो ये पीटी ओरिएंट है, इसे कवर किया जाता है, पर यह मेंस में भी आपको कवर कर देगा। क्यों कर देगा कि अर्थव्यवस्था को यह बहुत तेज कर देगा। जो हम लोग रोडवेज या तो इस प्रकार की जो माल वाहक में खपत करते हैं, वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। त्वरित अगर किसी चीज़ का सप्लाई होता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है उसका, उसकी जो मार्केट कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी बढ़ जाती है, और कम समय में अधिक डिलीवरी होती है किसी प्रोडक्ट का। तो जैसे आप देख सकते हैं प्राइवेट कंपनियां जैसे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, या बहुत सी ऐसी है, मीशो है, इस प्रकार के बहुत से, जोमेटो है, वो क्यों पैसे अधिक कमाती है? उसका रीज़न ये है कि क्विक उनका डिलीवरी होता है। कस्टमर आज उसका ऑर्डर करता है, उसको 1 से 2 दिन में उसकी डिलीवरी हो जाती है। जोमेटो तो ऑनलाइन फूड वाला है तो वो तो तुरंत होता है, जोमेटो का कॉन्सेप्ट अलग है। फिर भी यह क्यों होता है? इसका रीज़न इसी पर उसकी सप्लाई जो चेन है वो बेहतर है। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी साउथ का, इंडिया में साउथ में यहाँ बैठा हुआ है, और कोई व्यापारी यहाँ बिहार में या तो जम्मू कश्मीर में या तो आपको इधर असम, हरियाणा, असम, मिज़ोरम, नागालैंड किसी भी स्टेट में है, या गुजरात में, अब केरल से मसाला मंगाना चाहता है, इसको इन क्षेत्रों में जाने में 10 से 15 दिन लगता है। तो समझिए सप्लाई चेन कितना डिस्टर्ब होगा, 10 दिन तक वेट करना पड़ेगा माल पहुंचने में। तो यह कहीं ना कहीं लागत बढ़ा देता है उस वस्तु का। मान लीजिए इसकी लागत बढ़ा देगा, 10 दिन तक फेयर करेगा तो लागत बढ़ जाता है। फिर उसके बाद लाने में इसकी डैमेज जो माल का प्रोडक्शन है वो भी उसकी जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट करेगा। अब मान लीजिए टाइम टेबल बन गया, अब इस ट्रेन जो भी ट्रेन यहाँ चलेगी इसकी वक्तव्य 2 दिन में आपको यहाँ पहुँचने की होगी, तो निर्धारित समय पर पहुँचेगा, तो इस तरह इसका लागत भी कम पड़ेगा और जो गुणवत्ता है वस्तु की वो भी बनी रहेगी। तो यह बहुत ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, क्योंकि देखिए सभी चीज़ें माल जो है डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। कोई भी वस्तु और विनिमय है उसका मूल है डिमांड और सप्लाई। अगर बेहतर है तो चीज़ें और भी बेहतर होकर आती है, उसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, साइड इफ़ेक्ट जो और भी पार्ट है तो वो भी बेहतर होगी। तो इसके साथ जैसे ही टाइम पर पहुँचेगा तो माल वाहक जो ट्रक होंगे या तो जो वाहन है वो भी अपने टाइम से सारी चीज़ों को कवर करेंगे, वो चीज़ और भी डेवलप होंगी। तो ये सब चीज़ आप लोग को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, निजता का अधिकार किसी भी व्यक्ति के मौत के साथ समाप्त नहीं हो जाता। एक आरटीआई के जवाब में आपको जो सरकार थी वो दे रही थी, कलकत्ता हाई कोर्ट इसमें सुनवाई कर रहा था, जिसमें यह बात की गई कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी निजता कायम रहनी चाहिए। तो यह आपको प्रश्न के रूप में क्रिएट किया जा सकता है। हालांकि निजता के संदर्भ में मैंने कितनी बार चर्चा किया हूँ, उससे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बस इस आइटम को, इस पार्ट को जोड़ लीजिएगा, नए न्यूज़ को कलेक्ट कर लीजिएगा कि अब सुप्रीम हाई कोर्ट यह भी मानता है कि किसी व्यक्ति के विशेष की मौत भी हो जाती है, उसकी निजता का अधिकार समाप्त नहीं होगा। आगरा में एस्टेरॉयड का इंजेक्शन लगा और अग्निवीर बनने में पहुंचे 115 युवा। तो यह भी देखने को मिलेगा एस्टेरॉयड के इंजेक्शन के संदर्भ में अग्निवीर। तो ये प्रकार देखिए एस्टेरॉयड चर्चा में रहा। यह एक प्रकार का ऐसा इंजेक्शन होता है जो युवाओं को बलशाली बनाता है और जल्द ही स्ट्रॉन्ग देखने के लिए यह काम करता है यह एस्टेरॉयड। तो इसका इंजेक्शन लेकर अग्निवीर बनने के लिए पहुंचे थे 115 युवा। तो उस पर संदिग्ध रूप से जांच चल रही है। तो यह भी चर्चा है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए नीचे है, नीचे आप लोग को यह आवश्यक है पीएफआई पाबंदी। तो इस पर मैंने चर्चा किया, अंडरलाइन कर दिया, इसे न्यूज़ कवर कर लिया। और पीएफआई के बारे में पहले भी मैंने चर्चा किया है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग का न्यूज़ कवर हो जाए। नीचे देखिए एक चीज़ और है, वैश्विक आयोजन सार्थक सवाल। तो हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में कुछ बातें की गई है, तो इस पर आर्टिकल आया, इसे ज़रूर देख लीजिए। फिजी में यह आयोजन किया जाएगा, तो इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ है, उसे ज़रूर कवर कीजिएगा।
और एक न्यूज़ नीचे है, उससे आप लोग देखिएगा ज़रूर, इस व्यक्ति को ज़रूर आप लोग पढ़िएगा कि भारत का एक चमकता सितारा है सुनील छेत्री, जो विश्व में तीसरे स्तर पर आते हैं, जो सर्वाधिक गोल किए हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पीटी में पूछ सकता है। जैसे बीपीएससी में पूछा है सबसे ज़्यादा T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति कौन है, विराट कोहली। इसी प्रकार का जब उपलब्धि हासिल कोई व्यक्ति करता है तो उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ जो भी न्यूज़ है कवर किया गया, और धीरे धीरे हम लोग और जल्दी इम्प्रूव होंगे, क्योंकि मेरा भी न्यूज़ कुछ दिन से छूट गया था, तो समय की बात था, कुछ और भी रह जाती है, तो उसे मैं जल्द ही मैनेजमेंट कर लेता हूँ और बेहतर तरीके से और हम लोग लेकर आएंगे। की नोट्स आपको ऐप पर ज़रूर मिल जाएगा, आज इवनिंग तक मिलेगा। तो आप लोग इस न्यूज़ को वीडियो देख लीजिएगा, उसके की नोट्स से अपने न्यूज़ को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके देखिएगा क्या और उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो चलिए परचेज आप लोग कर लीजिएगा, और यह लिमिटेड ऑफ़र दिया हुआ है, लिमिटेड समय के लिए, वो जल्द उसमें चेंजिंग हो सकेगा, क्योंकि यह जितनी कार्य इस पर किया उससे बहुत कम प्राइस रखा गया है। तो इसका लाभ आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ताकि आप में इम्प्रूवमेंट हो सके। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।